संविधान एवं राज्य व्यवस्था मूल अधिकार है। मूल अधिकार में कहा हम लोग इस समय है अनुच्छेद 20 में है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो एक सीरीज है जिसमें आर्टिकल 19 से लेके 22 तक की बातें की गई। उसमें हम कहाँ हैं, अनुच्छेद 20 हैं में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीपीएससी प्री एग्जाम 2023 में सीधा सवाल पूछा गया था, इन्हीं 3 बातों पर सवाल है। यानी बार बार पूछा जाता है 20 वास्तव में किसका अधिकार है, क्या ये नागरिकों का है या नागरिकों का है ना, किसको मिला हुआ है। तो ये देखा जाए तो ये अधिकार तब मिलता है किसी को जब वह अभियुक्त बन जाता है, किसी अपराध का अपराधी हो जाता है। किसी मामले में अगर जो अभियुक्त बनता है तब अधिकार मिलेगा, अच्छा मिलेगा नहीं। हमें आप सामान्य है तो हमें आप क्यों अधिकार मिलेगा, है ना, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम किसी अपराध में फंस जाएं, तब इससे हमें इसकी जरूरत पड़े, क्योंकि इसका टाइटल क्या है, इसकी टाइटल है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी जब तक हम अपराधी नहीं बनेंगे तब तक इसका संरक्षण हमें नहीं चाहिए, यानी यह अधिकार तब तक हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। अब इस अनुच्छेद 20 में अगर देखा जाए तो 3 बातें हैं। 3 बातें क्या हैं? सबसे पहले इसमें कहता है कि 20 एक कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। यानी कार्योत्तर विधियों संरक्षण का सीधा मतलब यहाँ ये है कि कार्य करते समय, यानी जो आपराधिक कार्य आप कर रहे थे, तो आपराधिक कार्य करते समय जो कानून उस समय लागू था, यानी प्रवृत्त था, और उसमें उस अपराध के लिए जो भी दंड था उसी दंड से आप दंडित किए जाएंगे। मान लीजिए कि बाद में कोई संशोधन हो के दंड का जो अवधि है अधिक हो जाए तो उससे आप दंडित नहीं होंगे। मतलब कार्य करते समय, जो आप आपराधिक कार्य कर रहे हैं, करते समय जो कानून था जिसमें दंड का जितनी अवधि थी उतने ही दंड आपको दिया जाएगा। अगर उससे अधिक दंड दिया जा रहा है तो आप आर्टिकल 35 के थ्रू जाके इस जो है राइट को डिमांड कर सकते हैं, है ना। तो सीधी बात एग्जाम्पल देते आप समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ए है, ए ने क्या किया, एक अपराध किया। अपराध क्या किया, चोरी का किया, चोरी का अपराध किया। चोरी किया यानी चोरी के लिए 3 साल का क्या है, 3 वर्ष की सजा है चोरी के लिए। 3 साल की सजा थी, लेकिन हुआ क्या, अब ये चोरी कब कर रहा है, चोरी कर रहा है मान लीजिए 20 मई 2024 को, और उस समय इंडियन पेनल कोड अप्लाई है भारत में, भारतीय दंड संहिता की धारा 379 में चोरी का दंड है। किसमें है, 379 में चोरी का दंड है। ए ने जब चोरी किया तो उस समय दंड 3 ही साल का था। लेकिन हुआ क्या कि मान लीजिए कि वो जेल में है या बाहर है, जमानत लेके बाहर घूम रहा हो, लेकिन क्या हुआ कि जब दोष सिद्धि की बात हुई कि उसे अब दंड दिया जाएगा, तो उस समय हमारी संसद द्वारा संशोधन कर दिया गया है। अब चोरी का दंड, यानी कि ये कह सकते हैं आप कि सितंबर 2024 के बाद अब जो चोरी का दंड था 3 साल के बजाय 5 साल हो गया है। तो ये मत सोचिएगा आप कि उसे 5 साल से दंडित किया जाएगा। अगर उसे 5 साल दंडित किया जा रहा है तो जानते हैं तो वो क्या होगा, वो इसके लिए रिट करेगा। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आर्टिकल 32 जो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब कहेंगे सर, मान लीजिए आपको एक मन में चल रहा होगा कि मान लीजिए सर यहाँ 3 साल है, हो सकता है कि सितंबर 2024 के बाद यहाँ 2 ही साल कर दिया जाए। तो नहीं, आपको कोई लाभ इसका नहीं मिलने वाला है। यानी कि अगर आप चोरी किए हैं, मत सीधी बात है, जब आप आपराधिक कार्य जो कर रहे थे उस आपराधिक कार्य के दंड के लिए जो कानून उसमें लागू था, उसमें दंड का जितना प्रावधान था उतना दंड आपको भुगतना ही होगा। उससे अधिक अगर मान लीजिए कोई संशोधन हो जाए, उससे अधिक कोई दंड दे दिया जाए तो आपको वो दंड नहीं दिया जाएगा। यही आपको संरक्षण देता है कौन, 20 से, जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ऐसा बोला जाता है इसे। यानी क्या, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्य के बाद ये जो कानून है जो परिवर्तन होगा उससे आपको लेना देना नहीं है। ठीक। दूसरा बात क्या है 20(2) में, 20(2) में दूसरी बात क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण, यानी क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। ये लैटिन वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज भी क्या है, लैटिन वर्ड है ना। तो डबल जियोपार्डी जिसे आप कहते हैं दोहरे दंड से संरक्षण। बहुत सीधी बात है कि कोई कार्य अपराध नहीं है, यदि वह विधि के
तहत अपराध न हो। समझिएगा, ये भी बात ध्यान है। एक बात हम आपको बता दें, जो आप कार्योत्तर विधि संरक्षण की बात की जा रही है, तो आप पहले समझिए कि कोई कार्य अपराध है क्या? नहीं है ना, कोई कार्य अपराध नहीं यदि वह विधि के तहत अपराधी आपको ना बनाती हो, अपराधी घोषित ना करती हो। क्या सभी कार्य अपराध हैं क्या? नहीं। वो अपराध तब माना जाता है जब उसके लिए कोई विधि बना हो कि आपको ये जो कार्य कर रहे हैं ये आपराधिक कार्य है, तब आपको दंड दिया जाएगा। और अगर ऐसा कुछ है तो जो दंड है वही दंड दिया जाएगा, अधिकतम दंड नहीं। जो अधिकतम दंड उसमें बताया गया है वही दिया जाएगा। बाद में कोई कानून आ जाए, दंड में परिवर्तन हो जाए, तो उससे कोई आपको मतलब नहीं है, यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 20(1) क्या करता है? संरक्षित करता है। अब दूसरी बात ये भी है कि जो आपका 20(1) है क्या भूतलक्षी है? तो कहा जाता है कि भारत में आपराधिक भूतलक्षी विधि को 20(1) के तहत असंवैधानिक माना गया, यानी 20 अनुच्छेद 20 से भूतलक्षी नहीं है। पीछे जो हो गया उससे कोई मतलब नहीं है, जब से संविधान लागू है तब से है। समझिए बात। फिर दूसरी बात है कि क्या भारत में सिविल भूतलक्षी विधि संवैधानिक है? भी जानिएगा, जो हमारे यहाँ दीवानी विधि होती है वो क्या है? भूतलक्षी होती है, लेकिन ये नहीं होती है क्रिमिनल। अमेरिका और आप जाएंगे, अमेरिका में सिविल और आपराधिक दोनों जो है भूतलक्षी असंवैधानिक घोषित कर दिया, जबकि भारत में सिविल को संवैधानिक माना गया, भूतलक्षी विधि माना गया, लेकिन आपराधिक को नहीं माना गया है ना। इंग्लैंड में जाओगे तो वहाँ भी जो है दोनों को क्या कहते हैं? भूतलक्षी विधि मान लिया है। अब अनुच्छेद 20(2) चलते हैं। 20(2) में क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा भाई, वो सीधी बात है। एक बार किसी को दंड दे दिया गया है किसी अपराध के लिए, तो दोबारा उसी अपराध के लिए उसे दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे ये एक बार चोरी की सजा भुगत चुका भाई, चोरी का उसे दंड दिया गया है, तो एक बार दिया गया था तो 2023 में, तो फिर 2025 में उसे नहीं दिया जाएगा भाई। हाँ, अरे फिर से कहते कि उसी अपराध के लिए नहीं, उसी अपराध के लिए नहीं किया। जब वो 2023 में चोरी किया था तो उसे सजा दी गई थी, अब वो फिर 2025 में करेगा, दोबारा कहीं और करेगा, दिल्ली में जा करेगा तो दंड पाएगा ही, लेकिन इसी अपराध जो 2023 में किया था उसमें नहीं। बस सीधा कहता क्या कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, न सजा नहीं दिया जाएगा, उसे मुकदमा चलाया नहीं जाएगा। अभियोजित का मतलब होता है दोषी ठहराना है, मुकदमा चलाना। एक मूवी है अंधा कानून, अमिताभ बच्चन, देख लीजिएगा, समझ जाओगे, है ना। एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को ना तो दोहरा दंड दिया जाएगा और ना ही उसका दोहरा अभियोजन होगा, मतलब उसे दोबारा उस पर मुकदमा भी नहीं होगा। मत सोचिएगा उसी अपराध के लिए ये ना कहा मुकदमा शुरू कर दो, ना 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 ना। ये ने चोरी किया, उस बार अभियोजित हो चुका, दंड पा गया है, तो उसी फिर ओपन करवाओ नहीं भैया। ऐसा कि जब उस समय चोरी किए थे ना तो उसमें हीरे का हार हम बताना भूल गए थे, अब दोबारा फिर हीरे का हार का मुकदमा उसी कंटिन्यू करिए, ना ना ना। अब नहीं, एक बार अभियोजित हो गया और एक बार दंडित हो गया। ध्यान दीजिएगा, दो शब्द होते हैं, एक होता है अभियोजित। अभियोजित का मतलब क्या होता है? मुकदमा चलाना, है ना। और दूसरा क्या होता है? दंड, दंड देना। और दंड का मतलब आप समझते हैं सजा। दोनों नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ना अभियोजित किया जाएगा दोबारा और न दोबारा दंड दिया जाएगा। यानी जब 20(2) क्या है? डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड का संरक्षण है। यानी किसी एक व्यक्ति को किसी को एक ही अपराध में न दोबारा अभियोजित किया जाएगा और ना दोबारा दंडित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अपराधी कब माना जाता है? मुकदमा दर्ज हुआ, दोषित हुआ, नहीं हुआ, छूट गया, ऐसे स्थिति में भारत में फिर से फाइल रीओपन करके लोग क्या करते हैं? मुकदमा चलवा देते हैं। तो भैया एक बार जो बच गया है तो दोबारा नहीं होगा। आप अगर बच गया है तो भी नहीं दोबारा होगा। अगर दोबारा नहीं, बाद में हीरे अंगूठी उसे जोड़ दो, अब ये कैसे होगा भाई? जब एक बार दोष सिद्धि हुई या उसे छोड़ दिया गया तो दोबारा फिर नहीं शुरू होगा। मतलब एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित नहीं, दंड नहीं। अब समझ गए होंगे आप मेरी बात। अब आइए कहाँ? 20(3). 20(3) बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जो आपका 20 सब क्लास 3 है ना, इसमें क्या आत्मविश्लेषण का के विरुद्ध संरक्षण है। पूछा जाता है कि आत्मविश्लेषण का सिद्धांत कहाँ है? 20(3) में, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहाँ है? 20(3). किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त को, ध्यान रखिए, किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त को, और अभियुक्त कौन बनेगा भाई? जब तक अपराध नहीं करोगे तब तक अभियुक्त नहीं हो, जब अपराध करोगे तभी अभियुक्त हो। क्या होगा? जब आपने अपराध किया तो आप क्या बन गए?
अभियुक्त बन गए, और नहीं किया तो नहीं बने। यानी अपराध जब आपने किया तो अभियुक्त बने, तो अभियुक्त किसी भी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर उससे जबरदस्ती गवाही दिलवाई गई है तो वो जाके न्यायालय में मुकर सकता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ऐसे ये भी बता दें आपको, ये सिविल मामले में ना खाली आपराधिक मामले में है। जो आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन कॉन्सेप्ट है ये कहाँ है, सिर्फ ये कहाँ पर मिलेगा आपको, आपराधिक में, सिविल नहीं, है ना। कोई विचार प्रक्रिया मगर मान लो कोई गवाही देना चाहता कि हाँ हम स्वीकार करना चाहते इच्छा से, अपने स्वेच्छा कोई कहे कि हाँ हमने, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि श्याम ने क्या किया, हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? राम की। श्याम ने राम की हत्या कर दी। अरे वो राम और श्री कृष्ण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। व्यक्ति श्याम ने राम की हत्या कर दी। अब श्याम का क्या होगा? अभियोजन होगा ना, ये अभियोजित किया जाएगा भाई, ये अभियुक्त हो गया ना श्याम। अब श्याम क्या बन गया? अभियुक्त बन गया। अब अभियोजित हुआ, उसके पहले जबरदस्ती कोई कहता है कि तुम ये मान लो, तुम कहो इस चीज को कि मैंने हत्या की है, तुम अपने खिलाफ गवाही दो। तो श्याम को पुलिस वाले मान लीजिए मार पीट करके क्या किए, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य कर दिए। और न्यायालय में जब पहुंचा श्याम कोर्ट में तो कहा जज साहब ये लोग हमको रात में मार पीट करके जबरदस्ती कहलवाए हैं, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। अगर मान लो ऐसा कर रहे हैं दबाव बना के, कुछ हो रहा है, धमकी देके, पीड़न करके, जैसे करके भी, या लालच में जैसे भी कर रहे हैं, तो वह उसे रिट कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 35। यानी अगर किसी भी अभियुक्त को उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर किया जाए तो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में। समझ गए? ये है। तो अपने विरुद्ध गवाही देने के बाद नहीं किया जाएगा, बात ध्यान रखिएगा। अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य करने का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। मरबो करबो, मानसिक रूप से परेशान करबो, मतलब शारीरिक मानसिक दोनों प्रताड़ना दे करके आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद करता है? 20(3)। व्यक्ति स्वेच्छा से स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकता है। जैसे श्याम ने राम की हत्या की थी, यही बात तो कह सकता है कि जिस कुल्हाड़ी से मैंने हत्या की थी ना, वो कुल्हाड़ी गांव के मेरे कुएं में पड़ी हुई जाके उठा लाओ, मतलब उस कुएं में पड़ी जाके ले आओ। कुएं जाके कुल्हाड़ी निकाली गई तो उस पर जो ब्लड लगे हुए थे, सूखा हुआ कुआं था, ब्लड लगा था, उसको निकाल के डीएनए टेस्ट करवाया गया तो खून किसका था? राम का। तो इसका मतलब है कि उसने गवाही अपनी इच्छा से दिया है, स्वेच्छा से दे सकता है अपने विरुद्ध गवाही, बाध्यता पूर्वक आप नहीं करवा सकते हैं। यही है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, संरक्षण दिया गया है। वाह क्या बात है, ये जो मूल अधिकार हमारे संविधान में है ना, कुछ ऐसे ही हैं। तो ये था अनुच्छेद 20, जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको सारी बातें समझ में आती हैं, कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट कर सकते हैं, और कोई सुझाव देना चाहें तो आप बेशक बताइए। अच्छा लगता, बुरा लगता है, अच्छा लगे, बुरा तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल थोड़ा सा है ऐसा कि आपको एकाग्र होकर समझना होगा। समझ में आए तो जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।